नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले तो अपने को जानना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। ऐसे दो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हों बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना करते हों वो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। एंड द फिनोमेना टू शो ऑप्टिकल आइसोमर बाय ए कंपाउंड नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे मैं दो कंपाउंड ले लूं, दिस इज CH3 PH H और Cl, और ऐसे मैंने एक दूसरा ले लिया कि दिस इज CH3 H PH एंड Cl। तो आप देखें दोनों कंपाउंड एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज हैं। ऐसे दीज टू आर कंप्लीट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। और ऑप्टिकल आइसोमर शो करने की टेंडेंसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। जैसे दोनों आपके शूज हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं बट वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, तो वो दोनों ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। जैसे मैं दो कंपाउंड और लेता हूं, सपोज एक कंपाउंड है कि दिस वन इज CH3, दिस इज H, दिस इज Cl एंड दिस इज OH। अब इसका मिरर इमेज मैं ऐसे ले लूं कि दिस इज CH3 OH, दिस इज H एंड दिस इज Cl। अब ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज हैं। आप देखें these two are complete mirror image, बट ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करते, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर शो करने की टेंडेंसी को ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो टेंडेंसी टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ए कंपाउंड दैट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के हम बता सकते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है तो हम कैसे बताएंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ वी हैव टू नो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक्सपेरिमेंटल determination of optical isomerism। हम एक्सपेरिमेंटली कैसे जानेंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो एक्सपेरिमेंट हम लाइट से करते हैं, इसीलिए इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ऑर्डिनरी लाइट हमने ले लिया जो कि हर डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि उसमें वेवलेंथ एक से ज़्यादा होती है। ये सामान्य लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, इसमें वेवलेंथ एक से ज़्यादा है। और इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं निकोल प्रिज्म से पास कर देता हूँ। निकोल प्रिज्म कैल्साइट स्टोन का बना होता है। दिस इज निकोल प्रिज्म, ये कैल्साइट स्टोन का बना होगा। जब हमने निकोल प्रिज्म से पास कर दिया तो हमें एक ऐसी लाइट मिल गई जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ है, और जब वेवलेंथ एक ही होगा तो वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा ऐसे। तो लाइट हैविंग ओनली वन वेवलेंथ दैट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम PPL बोलेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो हम PPL से करते हैं। क्यों करते हैं भी मैं बता रहा हूं। अब जिस कंपाउंड को आपको चेक करना है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, उस कंपाउंड का एक्वस सोल्यूशन में एक टेस्ट ट्यूब में ले लेता हूं। ट्यूब में एक मैंने ले लिया, दिस इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड। अब इस एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड को PPL से हम पास करा देते हैं। इसको हमने PPL से पास करा दिया।
अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ने पीपीएल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, पीपीएल की ओरिजिनल पोजीशन यही थी, यहां आपने देखा ही था, अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ने पीपीएल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से थीटा डिग्री घुमा दिया ऐसे, तो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है इधर भी, और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है इधर भी। अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड ने पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा दिया तो वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। दिस इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको स्मॉल डी से या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ने पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो उस कंपाउंड को हम लीवो रोटेटरी बोलेंगे। उसको स्मॉल एल से या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने कहा कि अगर रोटेशन होता है चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, और अगर रोटेशन नहीं होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। रोटेशन एंगल थीटा को ऑब्जर्व रोटेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज ऑब्जर्व रोटेशन। और इस एक्सपेरिमेंट को जिस इंस्ट्रूमेंट में कराते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पोलैरीमीटर होता है। पोलैरीमीटर। तो अगर कंपाउंड पीपीएल को उसके ओरिजिनल पोजीशन से थीटा डिग्री घुमा दे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या कंपाउंड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर रोटेशन नहीं होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा इट मींस कंपाउंड अपना मिरर इमेज नहीं बनाएगा, और अगर बनाएगा भी तो वो सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव मींस कंपाउंड अपना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए। अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर है, ओनली वन कायरल सेंटर, तो वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मींस उसमें थीटा का रोटेशन कुछ ना कुछ जरूर होगा। पर अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर एक से ज्यादा है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसको भी आगे हम लोग सिमेट्री एलिमेंट से डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। जैसा मैंने बताया कि अगर एक ही कायरल सेंटर है तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे सपोज एक कंपाउंड ये है कि दिस इज CH3, दिस इज PH, H और Cl। इसमें एक कायरल सेंटर है तो इसमें थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, मींस जीरो नहीं आएगा। थीटा की वैल्यू नॉन जीरो है, मींस ए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। बट इस कंपाउंड का एक्सपेरिमेंट हम जितने बार कराएंगे थीटा की वैल्यू हमेशा अलग अलग आएगी, मींस जो थीटा ऑब्जर्व होता है ये वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता। अब सोचने की बात यह है कि जो थीटा ऑब्जर्व है, ये थीटा की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट किसी कंपाउंड के लिए क्यों नहीं होता, ये वेरिएबल क्यों होता है। अब जो थीटा की वैल्यू है, थीटा ऑब्जर्व, वो कई चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर, जिस कंडीशन में हम एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है। दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वेवलेंथ कितना है। तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड, हमने एक्वस सोल्यूशन लिया तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली, इस पे भी डिपेंड करता है। एंड द फोर्थ लेंथ ऑफ ट्यूब, इस ट्यूब की लेंथ कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब ये चीजें हमेशा कांस्टेंट होती नहीं है, इसीलिए थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है। किसी कंपाउंड की थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आए, इसलिए एक नया टर्म दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, एंड स्पेसिफिक रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा टी लैम्डा। तो जैसा मैंने बताया कि थीटा ऑब्जर्व की वैल्यू वेरिएबल होगी और किसी कंपाउंड की थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आए तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, उसको हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन में टेम्परेचर और वेवलेंथ तो हमेशा कांस्टेंट, टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे और लैम्डा हमेशा 589 नैनोमीटर लेंगे।
इसको हमने कांस्टेंट कर दिया। अब कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ ट्यूब को हम कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो जो थीटा टी लैम्डा है इसके लिए एक फार्मूला दिया गया कि थीटा टी लैम्डा इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व अपॉन सी इंटू एल। कंसंट्रेशन और लेंथ से थीटा ऑब्जर्व को हमने डिवाइड कर दिया। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड in gram per milliliter and L is the length of tube in decimeter और 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। ये हमने कर लिया। तो जैसा मैंने बताया कि टेम्परेचर और वेवलेंथ को तो हमने कांस्टेंट ले लिया, कंसंट्रेशन और लेंथ को हम कांस्टेंट ले नहीं सकते थे, इसीलिए हमने डिवाइड कर दिया। अब अगर कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर ले ले एंड लेंथ ऑफ ट्यूब 1 डेसीमीटर ले ले, तो जो थीटा लैम्डा टी है या थीटा टी लैम्डा है दिस इज इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व, ये हो जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और वेवलेंथ पर ऑब्जर्व रोटेशन ही स्पेसिफिक रोटेशन होता है अगर कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो और लेंथ ऑफ ट्यूब 1 डेसीमीटर हो और किसी कंपाउंड की जो थीटा लैम्डा टी की वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट आती है। सो थीटा टी लैम्डा इज कांस्टेंट फॉर ए कंपाउंड, जबकि जो थीटा ऑब्जर्व होगा वो किसी कंपाउंड के लिए वेरिएबल होगा। अगर किसी कंपाउंड की थीटा की वैल्यू 0 नहीं है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, थीटा की वैल्यू 0 है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। किसी कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जरूरी है कि कंपाउंड में कम से कम एक कायरल सेंटर हो। अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर एक है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अगर कायरल सेंटर नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो भी कर सकता है और नहीं भी शो कर सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एसेंशियल कंडीशन है कि कंपाउंड अपना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए। एक कायरल सेंटर वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव, एक से ज्यादा कायरल सेंटर वाला ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा और इनएक्टिव भी होगा।